पिक्सल ग्लास ब्लिंकिट वाला सेम बना रही बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। सारी चीजें खुद से किए ना, अब गिटहब की रिपोजिटरी बना लो, उसमें सारी चीजें अपलोड कर दो। ऐड कर देना, फल हो गए ना। हाँ हाँ क्या, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैसे ही पढ़ो ना, ऐसे पढ़ने में। चलो ठीक है, समझ में आएगा। पढ़ने आता है क्या, एक्स्ट्रा क्रेडिट लगा ले। अरे ये चीज को ध्यान रखना, अरे हम लोग ऑफिस वर्क है, वो चीज को नहीं वर्क है। आप कल के दिन फिर मैं आपको फर्दर कंसल्ट नहीं करूंगी, आज तक तो नहीं। ये डेटा है वो, ये आपको ये अच्छा लगेगा, आप सुनो। ये आपको तो मैं असाइन करूंगा, गलत काम कर सकता कि वो बहुत ना, मतलब ऐसा नहीं समझो नॉर्मली, क्योंकि उसके लिए आपको कितनी सैलरी क्रिएट हो, आपकी एक अटेंडेंस गलत है और इसकी मैंने कर दी है। तो इसलिए ना थोड़ा सा ना केयरफुली करना है। मैं आपको टास्क दूंगा, एक क्लास के बाद। हम्म। पैसे पैसे बेटा, अमाउंट अमाउंट, पैसे लगते हैं पैसे। हाँ ब्लिंकिट वाले तो बना भी लिया, आयुषी ने तो बना भी लिया, देखो। मल्टी, अच्छा ये, अच्छा अच्छा ठीक है। वो पब्लिश तो हो जाएगा, उसके लिए वही बताया था ना, पेमेंट लग जाती है, तो वो आपको परचेज करना है बिजनेस, 45 समथिंग का आता है, यदि आप परचेज करो तभी है कि बात ये पहले। कुछ भी कर लो यार, पेड है ना वो, फ्री होने नहीं देगा, पेड वर्जन है ना एक्चुअली। तो पहले फ्री था ना तो वो देता था, अब पेड होगा जब से कुछ करने नहीं दे रहा है, मतलब ठीक है। ठीक है, कर लोगे ना। ठीक है बेटा, बस मैं गाइड करूंगा, थोड़ी तो भाग जाऊंगा, यहीं रहूंगा, यहीं आगे ना। सब कुछ बड़ी बात नहीं है, डेट देख लेना, 22 का लगा रहा हूँ, 22 का फोल्डर में देखूंगा मैं करके, वहां से 22 का भी इंसर्ट। और उसमें कुछ नहीं, डेटा भी नहीं, कुछ नहीं, सब डेटा है, सब कुछ, बस एज ए कमेंट। ठीक है, बस नहीं वो तो मुझे कर लोगे आप, पता है, बस वो थोड़ा सा कंसंट्रेट होगी करना, है ना, क्योंकि किसी का गलत नहीं लगना चाहिए, हाँ? टाइम नहीं बेटा, हो तो जाएगा, आप तो आराम से कर लोगे घंटा में। मेरे जितना लगता है उतना ही टाइम आपको भी लगेगा, बहुत ज्यादा कम नहीं लगेगा और ज्यादा नहीं लगेगा। बस ये है ना कि जैसे देखो, कभी कभी बीच में आदमी का ध्यान करते करते ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आदमी, नहीं देखियो, अब 20 की जगह 22 का लग गया, 22 की जगह ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके भी यहाँ पे ना अटेंडेंस बनेगी पूरी, और आवर्स कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो किसी की सैलरी डिडक्ट हो जाएगी, वो आप क्लेम आ जाएगा ना फिर। मैं भेज दूंगा, आप इस क्लास के बाद बता, पूरी डेट वाइज फिल्टर लगा लगा के सारी चीजें करना। देखो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे एक हमने क्लास बनाया बेटा, देखो क्लास है ना, क्लास के अंदर एक वेरिएबल बनाया, क्लास का नेम रखा हमने ईएमपी, ठीक है, क्लास का नेम क्या है, ईएमपी, ठीक है बेटा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ तक के बाद लेट से हमने ईएमपी, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक मेथड बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्टेंस मेथड बनाना बता रहा हूँ। इंस्टेंस मेथड के लिए हम डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट यूज करते हैं, ये। अच्छा, इंस्टेंस मेथड देखो बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनना, ये इंस्टेंस मेथड है हमारे, और इस इंस्टेंस मेथड इनिट नाम है इसका, डबल अंडरस्कोर से शुरू हुआ है और ये डबल अंडरस्कोर से एंड हुआ है। दिस इज द स्पेशल मेथड, दिस इज अ स्पेशल मेथड, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर, इसका नाम क्या है, और कंस्ट्रक्टर, व्हाई दिस इज कंस्ट्रक्टर, बिकॉज इन दिस मेथड यू आर क्रिएटिंग अ इंस्टेंस वेरिएबल,
ये यही मेथड है जहां पे इंस्टेंस वेरिएबल बनते हैं। आप इंस्टेंस वेरिएबल किसे पाओगे? वो वेरिएबल जो पूरी क्लास में एक्सेसिबल हो। जैसे देखो बेटा, मैंने आपको बताया था ये, जैसे यहाँ पे हमने ये जो वेरिएबल बनाया था ऊपर में, आपने देखा था ये जो वेरिएबल, ये इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है, दिस वन इज लोकल वैल्यू। यस और नो? व्हाई? बिकॉज दिस n1 and n2 can't be accessed in that method, इस मेथड में नहीं एक्सेस कर पाओगे आप। तो वो वेरिएबल जो कहीं भी पूरे मेथड में एक्सेसिबल हो, दैट वन इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखो बेटा, दो तरह के वेरिएबल होते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल हमेशा मेथड के अंदर बनते हैं, इनिट मेथड के अंदर, इसी के अंदर बनते हैं। और इस मेथड के अंदर बनाती, इसलिए इसे कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है। इसे और क्या कहते हैं हम? कंस्ट्रक्टर। और ये कंस्ट्रक्टर जो बेटा, ये स्पेशल मेथड है, इसका हमेशा कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए यही लिखना पड़ेगा, और कोई नेम नहीं दे सकते, इनिट। और देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन क्लास में, जिसके आगे डबल अंडरस्कोर लगा दोगे और लास्ट में लगा दोगे, वो क्या बन जाता है? स्पेशल। यदि वेरिएबल के आगे लगा दोगे स्पेशल वेरिएबल, मेथड के आगे लगा दोगे तो स्पेशल। तो ये एक स्पेशल मेथड है जिसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल बनते हैं। क्लियर कट आइडिया लगा? अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, और स्पेस इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे बनते हैं बेटा, देखो सेल्फ डॉट नेम। देखो ये वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम क्या है? नेम, या ए नेम लिख देता हूँ। वेरिएबल का नेम क्या है बेटा? ए नेम। और उसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। समझ में आया आपको या नहीं भाई, बताओ? दूसरा वेरिएबल हमने बनाया सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन। डिजिग्नेशन में हमने रखा, सपोज करो डीबीए, ठीक है। फिर हमने रखा सेल्फ डॉट सैलरी, ठीक है। फिर हमने रखा सेल्फ डॉट डिपार्टमेंट, ठीक है। इतनी चीजें समझ में आया आपको? तो ये कितनी वेरिएबल है बताओ? इसके अंदर मेनली चार वेरिएबल है। कौन कौन से? एनएम, डेजिग्नेशन डीएसजी, सेल और डिपार्टमेंट, है ना बेटा? दीज ऑल आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। व्हाई? बिकॉज दीज आर क्रिएटिंग इन द कंस्ट्रक्टर। यस और नो? ये सब कैसे कहाँ क्रिएट हुए हैं? कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लगना चाहिए, ठीक है। और ये जो मेथड है ना बेटा, ये इंस्टेंस मेथड है। क्यों? क्योंकि पहला तो आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि इसके अंदर पहला पैरामीटर क्या पास हुआ है? सेल। जिस भी मेथड के अंदर फर्स्ट पैरामीटर है सेल पास करोगे। और दूसरी चीजें, इसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लगे हुए। मेथड विदाउट कंस्ट्रक्टर, विदाउट डेकोरेटर इज कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल। जैसे अभी आगे पढ़ोगे, जैसे क्लास मेथड जब बनाओगे ना बेटा, तो क्लास मेथड बनाने के लिए हमें एक डेकोरेटर देना पड़ेगा, ऐसे क्लास मेथड नाम का ऐसे। जब हम स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो हमें ऐसे डेकोरेटर देना पड़ेगा मेथड बनाने से पहले, बट इसमें इंस्टेंस मेथड बनाने के लिए मैं किसी भी तरह का डेकोरेटर नहीं देना। नहीं दिए ना, देखो ऊपर मुझे दिए नहीं। अब देखो दूसरा मेथड बना रहा हूँ मैं, इसके नाम रख दिया मैंने सो, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या है बताओ? फर्स्ट पैरामीटर क्या पास किया? फर्स्ट पैरामीटर क्या है बताओ सब लोग? तो सेल्फ ना, तो ये भी हमारा क्या है? एक इंस्टेंस मेथड ही है, ये भी क्या है हमारा। अब इसके अंदर देखो आप, अब हमने ध्यान से देखना है। देखो मैंने यहाँ पे बताया नेम इज इक्वल्स टू, अच्छा इंस्टेंस मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल को कैसे एक्सेस करते हो? देखो ऐसे डायरेक्टली एनएम नहीं लिखोगे, सेल्फ डॉट नेम लिखोगे। ये इंस्टेंस वेरिएबल था ना, और ये अलग मेथड है जिसको डायरेक्टली ऐसे एक्सेस होगा, सेल्फ डॉट एनएम से। एनएम लिखोगे तो नहीं एक्सेसिबल। समझ में आया? फिर हमने बनाया डेजिग्नेशन, सेल्फ डॉट डेजिग्नेशन, ठीक है। फिर हमने बनाया सैलरी, ऐसे एल ए आर वाई, सैलरी इक्वल टू सेल्फ डॉट व्हाट, सैलरी। फिर हमने बनाया डिपार्टमेंट, सेल्फ डॉट डीईपीटी। समझ में आया हम सभी को इतनी चीजें? अब एक चीज मैंने देखो बेटा ध्यान से, यहाँ तक यदि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, तो ये दोनों के दोनों जो मेथड है ना, ये कैसे मेथड है? इंस्टेंस मेथड। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमने किसी भी तरह का डेकोरेटर नहीं लगा, इसके आगे किसी भी तरह का हमने डेकोरेटर नहीं लगा रखा। देखो मैंने रन कराया, जिसको ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ EMP1 या कुछ भी ले सकते हो, हमने तो बता रखा है आपको, ऑब्जेक्ट किसी भी नेम से बनता है। ऐसे ही बनाते थे ना ऑब्जेक्ट। इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट बना, इस वी कैन क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल बना सकते हैं बेटा। कितने बनाए बताओ आप? 3 बन गए ना हमारे ऑब्जेक्ट। अब ये जो मेथड्स हैं, जिसमें लिखूं EMP डॉट, देखो सो, तो मैं क्या आउटपुट आने वाला है बताओ बेटा आप सब लोग? ये सारे मैसेजेस प्रिंट होंगे, देखो कैसे शो करेगा।
हम्म, ये क्या हो गया? क्लास। अच्छा, EMP1 है ना बेटा इसका नाम। देखो आउटपुट आगे देख रहे हो ना, नेम बता रखा हूँ, सेल्फ में बाय डिफॉल्ट क्या पास होता है, EMP1। देखो नेम शो हो रहा है, डिजिग्नेशन शो हो रहा है, सैलरी शो हो रहा है, एज वेल एज डिपार्टमेंट हो रहा है, ये सब लोग। क्वेश्चन है मेरे आपसे भी लोग सुनना, जब हम शो कॉल मेथड को कॉल किया तब नहीं आउटपुट आया, तो एक चीज बताओ, जब ये कॉल हुआ तो सेल्फ डॉट एनएम कैसे है? इसको जब तक जो आपने पढ़ा था, जब तक किसी मेथड को कॉल नहीं कर दो तब तक वो वर्क नहीं करता। जिसे जब तक हम इस शो को रन नहीं करेंगे तब तक इसके मैसेजेस आ जाएंगे हमें। मतलब तो फिर जब मैं इस मेथड को कॉल ही नहीं किया तो ये फिर ये सारी चीजें क्रिएट कैसे की? जैसे आपने देखा था एक इवन नंबर का फंक्शन बनाओ, जब तक उसमें फंक्शन को कॉल नहीं करोगे क्या वो आउटपुट आता था? नहीं आता था ना। तो फिर ये ऑटोमेटिकली कैसे कॉल हुआ, जब तक ये मेथड कॉल नहीं हुआ तो ये सब क्रिएट भी नहीं हुए होंगे। क्रिएट कैसे हुए? तो ये जो बेटा इसके अंदर स्पेशल फीचर होता है, जो इंस्टेंस मेथड होते हैं ना, इवन कंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, उसी टाइम हमारा ये इंस्टेंस मेथड जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कॉल होता है बाय डिफॉल्ट। और कंस्ट्रक्टर कितनी बार कॉल होता है? जितनी बार ऑब्जेक्ट बनता है। कंस्ट्रक्टर को हमें कॉल नहीं करना पड़ता, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब जितनी बार इसके ऑब्जेक्ट बनाओगे। तभी देख, सोचो ना, आप खुद सोचो, जैसे इस मेथड को सिर्फ हमने हमने किस मेथड को कॉल किया ऑब्जेक्ट बनाने के बाद? सिर्फ सो को। जब सो को कॉल किया तो सो के अंदर ये सारे वेरिएबल ऊपर से बने होंगे तभी तो एक्सेस हो रहे हैं। जब इस मेथड को हमने कॉल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली कॉल कैसे हुआ? तो ये डिफॉल्ट कॉल होता है। कंस्ट्रक्ट इंटरव्यू का एक क्वेश्चन है कि हाउ यू कॉल कंस्ट्रक्टर, यू कैन क्लियरली से एक्चुअली देयर इज नो वे, इट्स इट्स बाय डिफॉल्ट कॉल्ड व्हेन यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो उसमें ऑटोमेटिकली बनता है। समझ में आया मेरी बात को? क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? और कितनी बार कॉल होता है बेटा? जितनी बार, जैसे मैं देखो इसके अंदर एक छोटा सा मैसेज देता हूँ, प्रिंट मैसेज दिखाता हूँ आपको, माई सेल्फ कंस्ट्रक्टर। देखो, अब जितनी बार कॉल करूंगा, देखो कितनी बार कॉल किया हूं मैं? 3 बार। कितनी बार ऑब्जेक्ट बना बताओ, कितनी बार मैसेज प्रिंट हुआ? 3। मतलब इसे क्लियर हुआ ना कि जितनी बार इसके, अब देखो यदि मैं फिर से कहीं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका तो फिर से ये कॉल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आप सभी को? ये सुन लो बताओ। देखो कॉल हो गया ना बेटा, तो जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होता है। तो हमने क्या देखा कि आपने अभी तक ये चीजें देखा था, देखो इसको मैं इस लाइन को हटा देता हूँ समझाने के लिए मैंने बताया था। देखो, कहीं भी कर सकते हो। हाँ हाँ, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, सो मेथड को जब तक कॉल नहीं करोगे तब तक वो कॉल नहीं होगी। ये कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, सो क्या है? ये इंस्टेंस मेथड है। ये इंस्टेंस मेथड तो है बट ये कंस्ट्रक्टर है, ये स्पेशल मेथड है। ये भी इंस्टेंस मेथड है, ये भी इंस्टेंस मेथड है, बट इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ये क्या है? स्पेशल मेथड है, ये स्पेशल मेथड नहीं है। नहीं, पॉइंट समझ में आया आपको मेरी बातें? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए? तो हमने क्या देखा कि इंस्टेंस मेथड को ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं, तो क्या इंस्टेंस वेरिएबल को हम कॉल कर सकते हैं क्या? emp डॉट ppt, ये क्या है? हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था ना। देखो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से एक्सेसिबल है बेटा, देखो देखो एक्सेस कर पा रहे हैं ना। तो इंस्टेंस वेरिएबल को हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट से भी एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, एक और स्पेशल फीचर है इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर जिसको डिसएडवांटेज भी कुछ लोग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो emp1 डॉट, यदि मैं शो कर रहा हूँ तो मैं आउटपुट क्या आ रहा है बताओ? ये आ रहे हैं। अब देखना ध्यान से बेटा, emp1 डॉट एनएम करूँ तो क्या आएगा बताना? emp1 डॉट एनएम एक्सेसिबल है हमारे लिए, आउटपुट क्या आएगा? मोहन आएगा। बट अब हम चाहें तो हम यहाँ से हर एक ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में इंस्टेंस वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। अब हम emp एनएम का नाम क्या रख दिया? श्याम। अब देखो बेटा यहाँ पे emp1 डॉट, देखो इसका डिजिग्नेशन हमने क्या कर दिया? एआई इंजीनियर, देख रहे हो ना? हाँ, ये सिर्फ emp1 में होगा बेटा, देखना emp1 डॉट, देखो देखना ध्यान से, सैलरी हमने क्या किया? emp1 की जो सैलरी है उसको हमने 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, है ना? तो ये सारी चेंजेस सिर्फ किसके लिए होंगे बताओ? सिर्फ इस emp1 के लिए। emp, अरे ये कैसे हो गया? ऐसे क्यों लिखा हुआ है?
ओहो, ये कॉमा दे दिया, कोई बात नहीं, हटा देता हूँ उसको। देखो ऐसे हो गया ना, देखो यहाँ पे, ये सुन लो। सब कुछ देखो, देखो आ गया नहीं, ये सुन लो। ये हमने कॉमा नहीं दे रखा है, तभी ऐसे हो रहा है। ये आप यहाँ पे स्लैश लगा के दे सकते हो। स्लैश से क्या होगा, न्यू लाइन में आएगा, थोड़ा देखने में आपको क्लियर भी होगा। इससे सबको लग रहा है जैसे, देखो बेटा, ये चीज देखो, पहले इसका नेम क्या था, अब जब मैं चेंज कर दिया तो सबका नाम चेंज हो गया। ये सिर्फ किसके लिए चेंज हुआ है? EMP2 का क्या होगा बेटा बताओ? जो पहले था सेम। समझ गए ना? ऐसा क्यों? क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल जो है ना, हर ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में अलग अलग होता है। जैसे हम सभी का नेम अलग अलग है ना, हम सभी लोग ह्यूमन क्लास की तो ऑब्जेक्ट है, बट हम सभी का नेम, फोन नंबर, रोल नंबर सब अलग अलग है, ये सब लोग, ये चीजें सेम होता है इंस्टेंस वेरिएबल में। एक इंस्टेंस वेरिएबल क्या के अंदर ये एडवांटेज कह लो या ये डिसएडवांटेज कह लो, कि ये क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट रेस्पेक्ट में चेंजेबल। हर ऑब्जेक्ट चाहे तो अपने लिए अलग रख सकता है। समझ में आया नहीं है, बताओ। हाँ। नहीं बेटा, ये तो मैं अभी समझा रहा हूँ तरीके, मैनुअली इतने ऑब्जेक्ट क्यों बनाओगे? एक देखो, यहाँ पे भी ले सकते हैं अलग से नेम। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे हमने एक पैरामीटर ले लिया ए नेम नाम का, ठीक है। यहाँ पे दूसरी पैरामीटर क्या ले लिया हमने, डेजिग्नेशन नाम का। तीसरी पैरामीटर क्या नेम लिया, सैलरी। चौथा पैरामीटर क्या ले लिया, देखो नेम कुछ भी रख सकते हो। अब जो मैन्युअली में जो नेम दे रहा हूँ ना, यहाँ से पैरामीटर में लूंगा, क्या आप नेम बना दोगे, यहाँ से यूजर जो डालेगा नेम, है ना। अब यहाँ पे सैलरी डिजिग्नेशन क्या हो जाएगा, जो यूजर डालेगा। तो अब यूजर जो देख रहे हो ना, अब यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली यूजर जो डालेगा वही उसका बनेगा। तो अलग से फिर वेरिएबल बना के फिर उसको चेंज करने की जरूरत है, बताओ? नहीं। बट अब जब हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा बताओ? मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट कॉल करते हो, बना जब किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो उसके कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट कॉल हो जाएंगे। जब ये कॉल होगा तो इसको इसके अंदर कितने पैरामीटर बना दे रखे हो आप? चार, क्योंकि सेल्फ तो बाय डिफॉल्ट है। तो जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें चार ऑब्जेक्ट हमेशा आपको चार आर्गुमेंट सेम टाइम में पास करना पड़ेगा। यदि नहीं पास करोगे तो देखो बेटा, एरर शो करो, देखो एरर पढ़ो क्या लिख रहा है, फूड रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट एरर, है ना। ये मिसिंग है। समझ में आया नहीं है, बताइए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम जब ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे तभी हमें सभी चीजें पास करनी पड़ेगी। अब देखिए, हमने नाम डाल दिया किशन, फिर हमने डिजिग्नेशन, फिर हमने सैलरी। देख रहे हो ना ये चीजें? अच्छा, इसमें वो वैसे ही बात कर सकते हो, कीवर्ड आर्गुमेंट बताया था ना मैं आपको, नेम डायरेक्टली वो एट्रीब्यूट के नेम से ही, डीपीटी इज इक्वल टू। जैसे सपोज कर मैं भूल गया कि नेम पहले रखना है या ये रखना है, तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली नेम इज इक्वल टू डिपार्टमेंट इज इक्वल टू ऐसे करके डाल सकते हैं, कि वो कहीं भी रहेगा ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू वही फेच होगी। बताया था ना आपको कीवर्ड आर्गुमेंट्स। तो यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मैंने दे दिया IT। बस, है ना। इसी तरह से मुझे सभी में देने पड़ेंगे। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब देखो, ऑटोमेटिकली हर ऑब्जेक्ट के लिए चेंजेबल हो गया या नहीं हो गया, बताओ। तो अब आप पे डिपेंड है, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो वैसे बना लो, है ना। बताओ सब लोग, यस और नो? क्या आपको हमारी बातें क्लियर हुई नहीं हुई, बताइए सब लोग। देखो, सभी का अलग अलग है नहीं, देखो, यस और नो? क्या हमारी बातें क्लियर हुई सबको? इस तरह से समझ में आया? तो देखो बेटा, ये जो इंस्टेंस मेथड है ना, ये दो तरह के होते हैं। इंस्टेंस मेथड कितने तरह के होते हैं? दो तरह। एक को कहते हैं एक्सेसर, दूसरे को कहते हैं म्यूटेटर्स। एक का नाम है एक्सेसर, दूसरा है म्यूटेटर्स। ये दो टाइप है किसके, इंस्टेंस मेथड की। एक्सेसर में जब हम सिर्फ इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करते हैं, जैसे इंस्टेंस वेरिएबल जो बनाया उसको सिर्फ एक्सेस करोगे तो उसे कहा जाता है एक्सेसर। तो एक्सेसर का नाम हमेशा गेट से शुरू होता है, गेट, देन वेरिएबल का नाम दो चाहो रख लो आप, मेथड का नाम दो चाहो रख लो, और शुरू किससे करोगे, हमेशा गेट से। ये एक स्टैंडर्ड वे है, नहीं डालोगे तो एरर आएगा, ऐसी बात नहीं है, नहीं एरर आएगा। मतलब ये जेन्युइन है कि उसे ऐसे ही पास करना चाहिए। देखो यहाँ पे, समझ में आया आपको? तो अभी मुझे बताओ, ये जो शो मेथड है बेटा, इस शो मेथड क्या है, डेटा को एक्सेस ही तो कर रहा है, ये शो में। इस मेथड का नाम जनरली होना क्या चाहिए था, एक स्टैंडर्ड तरीके से गेट शो होना चाहिए था, ये शो में यही नाम होना चाहिए था ना, बताओ सब लोग। तो अब मैं चाहता हूँ कि यदि मैं किसी इंप्लॉय की सैलरी का इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, तो एक मेथड बना लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ सेट इंक्रीमेंट। कि जब भी किसी को, जब ये मेथड को कॉल करूँ तो ये क्या करे, इंक्रीमेंट कराए क्या, सैलरी को, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो सेल्फ डॉट
सेल, इसमें मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखो सेल्फ डॉट सेल प्लस सेल्फ डॉट सेल का वाट 10% बढ़ा दिया, या जितना चाहिए यूजर को चाहिए उतना बढ़ा लो। यूजर को कितना बढ़ाना है उसके लिए आप मैसेज ले चाहो तो यूजर से इनपुट ले लो कितना परसेंट बढ़ाना है। यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं बताओ, हमने पढ़ा था ना, इवैल लगा सकते हो, देखो सिंपल में 0.1 लिख के छोड़ सकते हो। बट सब इम्प्लॉय कंपनी में इम्प्लॉय की, हर एक इम्प्लॉय की सैलरी सेम परसेंट नहीं बढ़ता। जो ज्यादा चापलूस होते हैं उनका ज्यादा बढ़ता है। ये सच बात नहीं बोलनी चाहिए थी, क्या करें भुला जाता है। हाउ मच परसेंट यू वांट टू इंक्रीमेंट, हाउ मच परसेंट 120 नहीं। देखे होगे आप सभी के साथ ये प्रॉब्लम आएगी बेटा, आपके साथ, मतलब सबके साथ आती है। आ गया सोच समझ में आया आपको? अब देखो, अब जैसे हमने गेट्स यहाँ पे नाम, अब हमें कॉल क्या करेंगे, गेट्स को चेंज कर दिया ना। इसका नाम गेट्स को क्यों रखा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक्सेस कर रहा हूँ। अब मुझे सपोज करो ईएमपी वन का मुझे सैलरी अपडेट करनी है, तुम क्या लिखेंगे बताओ? ईएमपी वन डॉट वाट क्या लिखेंगे बताओ? सैलरी, यही लिखेंगे ना? तो अब इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप मैन्युअली वैल्यू डाल दो जो डालना है। दूसरा तरीका क्या है बेटा बताओ, अभी हमने बनाया कि हम इस मेथड को कॉल कर देंगे, कौन से मेथड को? इसको। तो ये सिर्फ इसी का अपडेट करेगा, सबका नहीं करेगा, ये सिर्फ ईएमपी वन के रिस्पेक्ट में कॉल कर रहे हो। तो किसको कॉल करेगा, सिर्फ ईएमपी की सैलरी बढ़ाएगा, समझ गया ना? अब देखो जैसे ही रन कराऊंगा पूछेगा हाउ मच परसेंटेज यू वांट टू, हमने कहा कि 0.2%, मतलब कितना परसेंट बढ़ा दिया? 20%। देखो, अब देखना है कि बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा। ईएमपी डॉट, देखो बेटा यहाँ पे सैलरी 25,000 थी, कितनी होगी भाई साहब की? समझ में आया नहीं, बताइए सब लोग। बट ये व्हाट अबाउट ईएमपी टू, ईएमपी टू का से क्या रहा होगा बताओ? जो शुरू में जो दिया था स्टार्टिंग वही था, क्योंकि आपने उसको उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हुआ, देखो उसकी भी सैलरी 45,000 है जो हमने स्टार्टिंग में कॉल की थी। ये सोच में समझ में आया नहीं आया? क्या हमारी बातें क्लियर हो रही सभी को? तो ये है बेटा इंस्टेंस मेथड के दो टाइप, गेट गेट और सेट। गेट में सिर्फ हम इंस्टेंस मेथड को एक्सेस करते हैं, सेट में अपडेट करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके आगे गेट लिखना है, सेट लिखना है, बट एक स्टैंडर्ड तरीका। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो ना, तो उस एप्लीकेशन के अंदर 1,000 से ज्यादा क्लास है, और 1,000 क्लास के अंदर 1,100 से ज्यादा मेथड्स हो सकते हैं ना, ये सोलो। तो अब हर मेथड क्या बेटा नाम से भी पता नहीं रहेगा, तो हमें रन करा के चेक करना पड़ेगा। अब सपोज करो मैंने इंक्रीमेंट को कॉल कर दिया, तो जिसके रेस्पेक्ट में इंक्रीमेंट को कॉल किया वो तो अपडेट हो जाएगा, ये सब हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? तो यदि गेट लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक्सेस हुआ, और सेट का मतलब क्या हो जाएगा बताओ? कि जैसे वो रन करेगा तो बड़ा इंक्रीमेंट करके रहेगा। मतलब सेट यदि कॉल हुआ है तो कहीं ना कहीं मॉडिफिकेशन करेगा, ये सब। जब आप कॉल कर रहे हो तो इस चीज का ध्यान रहेगा, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस कम है, ये सुनो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थोड़े ब्रॉड लेवल पे जाकर सोचो ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास 1,000 क्लास है, और हमें सब मेथड के बारे में याद रहेगी बताओ? बट हम यदि गेट और सेट तो हमेशा याद रहेगा ना, कि गेट से मतलब क्या है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ शो करेगा आउटपुट। बट जब सेट करोगे तो सीधा क्या है, चेंज होगा ही। ये और नो, बताओ सब लोग क्लियर हो रहा है, हो रहा है? तो ये हमें ध्यान रखना होता है, गेट और सेट का डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा, करता हूँ आगे बढ़ूं यदि यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा तो। अब ये था, अभी देखा क्या आपने कि इंस्टेंस मेथड वेरिएबल जो था बेटा, वो इंस्टेंस मेथड के साथ काफी कन्वीनियंट था। इंस्टेंस वेरिएबल को आप चेंज कर पा रहे थे, और इंस्टेंस वेरिएबल हर एक ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा वेरिएबल हो जो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम हो। यदि वो चेंज हो तो सबके लिए चेंज हो, नहीं चेंज हो तो सबके लिए सेम रहे। जैसे देखो, हम सभी का नेम अलग अलग है, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पे हैं, डुकेट में। तो यदि कल को डुकेट अपना नाम चेंज किया तो सबका नेम चेंज होगा, इंटायर लोगों का, ये सब होगा, सबका इंस्टीट्यूशन नेम चेंज होगा। तो अब मुझे ऐसा करना है कि एक चेंज, यदि एक पर्टिकुलर वेरिएबल बनाना है तो सबके लिए चेंज हो जाए, यदि सेम रहे तो सबके लिए सेम रहे। ये कैसे करोगे? तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे बेटा, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल जो बनता है ना, किसी मेथड के अंदर नहीं बनता, वो कहाँ बनता है, या तो आउट ऑफ द मेथड, या तो स्टार्टिंग बना लो या एंड, कहीं भी बनाओ, बट मेथड के अंदर नहीं बने। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे बना, ऊपर में ही बना ले रहा हूँ, देखो किसी मेथड के अंदर है बताओ, नहीं है। यहाँ पे हमने कंपनी नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, इसका इसका नाम रख दिया, देखो क्या रख दो बताओ, लेट लेट हमने रखा टाटा मोटर्स। ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से देखना, ये कौन सा वेरिएबल है बताओ, क्लास वेरिएबल। कैसे पहचानोगे कि क्लास वेरिएबल है? ये हमेशा मेथड के बाहर रहेगा, चाहे नीचे ऊपर कहीं भी हो सकता है बेटा। बट ये किसी में, ये देखो ये मेथड के अंदर है ना, ये मेथड से बाहर है, ये भी पूरे में एक्सेसिबल होगा। अब मुझे क्लास वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस करना है, कौन सा मेथड है बताओ?
अभी मैं जहां हूँ, कौन सा मेथड है ये इंस्टेंस मेथड है ना गेट शो। और इंस्टेंस मेथड के अंदर हम किसको एक्सेस कर रहे हैं, क्लास वेरिएबल को। तो क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए बेटा क्लास के नेम से एक्सेस करोगे आप, ऐसे नहीं हो जाएगा सीएमपी नेम ऐसे। आया मेरी बात समझ में आपको? तो ऐसे एक्सेस होगा ये। अब देखो सभी का कंपनी नेम देखो क्या दिखाता है, क्या दिख रहा है ऐसे? ऐसे क्यों एरर ले रहा है? सीएमपी नॉट डिपेंड हुई तो सीएमपी, सीएमपी कहाँ लिख दिया मैंने? अच्छा सीएमपी, ईएमपी है ना, मैंने सीएमपी लिख रहा। देखो बेटा कंपनी का नेम टाटा मोटर्स आ रहा है, नहीं आ रहा सबका? तुम लोग बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? समझ में ही आना जरूरी है बेटा, हम समझ में हमारा आ गया है, आप लोग को समझना। देखो कंपनी का नेम अभी सेम आ रहा है, जितने के लिए देखोगे सबका सेम ही दिखेगा। देखो ये हमने कॉल कर दिया ना, देखो सबके लिए भी सेम ही दिख रहा है। देखो सबके लिए कंपनी का नेम क्या है, सेम ही है ना, यस और नो? गौरव परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर रुक लगे हैं आप ही में हम। गौरव तुम्हारी परेशानी आज सॉल्व कर देगी बेटा, थोड़ी सी मैं भी परेशानी में चल रहा हूँ, तुम्हारी आज समस्या सॉल्व कर दूंगा, कोई बात नहीं, समझ गया बेटा, आज दिक्कत ज्यादा तभी, हाँ। सुन लिए हम। हाँ। अच्छा बहुत बढ़ गई क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। घर वाले कहने लगे अब तो जॉब कर रहा है, अब क्या टेंशन है, अब तो सब देख लेगा। अच्छा लगाओ, कुछ करके देता हूँ देता हूँ देता हूँ, ठीक है। थोड़ी देर दो, लंच तक का टाइम दो। ठीक है। अरे प्लीज नहीं बेटा। अच्छा अच्छा ठीक। अरे यही तो बड़ा दर्द पहुंचाता है यार, यही बातें तो बस अच्छी नहीं लगती। ओ भाई साहब। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कर रहा हूँ ट्राई, ठीक है। ठीक। अरे तो अब ठीक है, भेज दूंगा, थोड़ी देर तो टाइम दो बेटा, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी कैसे तुम्हारा करवा के दूं, समझो। सेशन ले रहा हूँ ना, अभी कैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट पे लग जाऊंगा? दो तुम इंटर मैं करा दूंगा, तुम अभी। हाँ मैं करके दे दूंगा साइन, परेशान ना हो। अरे ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी देर टाइम दे दो, मैं करके देता हूँ बेटा, ठीक है। हाँ 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 हाँ, हो जाएगा परेशान मत हो। ठीक है बेटा। हाँ हाँ करके देता हूँ, रुक जाओ थोड़ी देर टाइम दो, आधे घंटे लंच तक का टाइम दो, करके देता हूँ, लंच के बाद मेरी बैचेज फ्री है तो मैं करके दे दूंगा, ठीक है। ठीक है बेटा। ये इतनी बातें में समझ में आई सबको? अब ये क्लास वेरिएबल था, अब क्लास वेरिएबल को चेंज करना हो तो कैसे करोगे? जैसे अभी सबके लिए तो कंपनी नेम टाटा मोटर आ रहा है, तो क्या क्लास वेरिएबल ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेसिबल होता है? तो होता है, देखो हो रहा है ना ऑब्जेक्ट के थ्रू। बट ये चेंज नहीं होगा ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसको यदि चेंज करना है, तो कैसे चेंज करोगे बेटा, क्लास के नेम से। क्लास का नेम ईएमपी था, वेरिएबल का नाम कंपनी नेम, इसकी जगह पे रख दिया मैंने मारुति सुजुकी, देखो। अब क्या स्कोप करते हो बताओ? ये ईएमपी को ईएमपी क्यों लिख दिया मैं, ईएमपी वन ना, सॉरी ये सही था। अब यदि मैं ईएमपी डॉट गेट शो करूँ तो क्या होप करते हो बताओ, कंपनी नेम क्या होगा? सबके लिए बेटा चेंज हो गया। अब एक के लिए नहीं, जितने हैं ना सबके लिए, देखो हमने तीन ऑब्जेक्ट बनाए थे ना, देखो सभी का। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक क्लास वेरिएबल है, क्लास वेरिएबल में चेंज होगा तो सबका होगा। देखो इम्प्लॉय फोर हमने नहीं बनाया था ना अभी तक, इम्प्लॉय फोर। अब मैं ये बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, यदि इम्प्लॉय फोर बनाओगे, यहाँ पे देखो, ये सौ, देखो। तो अब मैं यदि एमपी फोर डॉट गेट शो करूंगा तो क्या होगा बताओ? अब क्या होगा बताओ, कंपनी नेम क्या शो करेगा? अपडेटेड वाला, ये समझना है। क्लास वेरिएबल यदि चेंज होगा ना बेटा, तो सबके लिए चेंज होगा, किसी एक के लिए नहीं, सभी के लिए। समझ गए?
ये तो क्लास वेरिएबल था। अब क्लास वेरिएबल के जैसे मैंने बना, देखो इंस्टेंस मेथड को, इंस्टेंस वेरिएबल को हमने अपडेट करने के लिए इंस्टेंस मेथड बना दिया, इसी को अपडेट कर रहा है। क्या इसी तरह से क्लास वेरिएबल को अपडेट करने के लिए मुझे मैं कुछ कर सकता हूँ? यस, वी कैन क्रिएट अ क्लास। क्लास वेरिएबल पे काम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लास। और देखो बेटा, क्लास मेथड बनाने के लिए ये डेकोरेटर यूज करते हैं, तो ये पहली बार पिक्चर्स में आ रहा है। देखो इस डेकोरेटर का नाम क्या है? क्लास मेथड। इसके बाद जब बनाओगे ना तभी ये क्लास मेथड बनेगा। और देखो, अ मेथड विदाउट डेकोरेटर इज कॉल्ड इंस्टेंस। समझ में आया? अभी तक देखो कहीं भी हमने डेकोरेटर का नाम लिया नहीं, तो उनको सभी के तक कितने भी मेथड थे क्या थे? इंस्टेंस मेथड थे। तो जब भी क्लास मेथड बनाना हो तो ये डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा। किस नेम का? एट क्लास। समझ में आया नहीं? आया बताइए। तो इसके अंदर आके बनाओ डेफ, मेथड का नाम कुछ भी रख लिया हमने, जैसे मेथड का नाम रख लिया लेट से मॉडिफाई। इसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या पास होता है? अब इसमें देखो ये क्लास मेथड है ना, क्योंकि ये इसके अंदर ये एबिलिटी है ये चीज का, इसलिए ये ऐसे क्यों आ रहा है यार? नहीं 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 नहीं, सीएलएस की जगह पे कुछ और लोगे तो हर जगह वही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना होगा। हाँ, ले तो कुछ भी सकते हो। अब देखो cls.cmp नेम डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा बेटा, जो चाहो यहाँ पे यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, जो चेंजेस करना चाहिए यूजर कर सकता है। देखो अभी तक इंस्टेंस वेरिएबल में एक्सेस करने के लिए आप क्या लिखना पड़ रहा था? क्लास का नेम। यहाँ पे देखो क्लास का नेम हमने नहीं लिखा, डायरेक्टली क्या लिखा? इसके पैरामीटर का नेम, है ना? एंटर नेम विच यू वांट टू चेंज। समझ में आया हमको हमारी बातें आपको? क्या हो गया इसको? ये क्या दिक्कत आ रही है? ये हमने इंस्टेंस मेथड बना, ये अलग है क्या? इनके दोनों की वर्किंग सेम है ना? ये दोनों सेम इंडेंटेशन में अलग अलग है? अच्छा, ये अलग है, आगे है नहीं। अब ठीक है, अब ठीक है ना? इंडेंटेशन बस एरर रहा था देखो। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो सबका कंपनी नेम अभी भी सेम बता रहा है ना? अभी भी कंपनी नेम सेम बता रहा है। अब लेट से मुझे कल को कंपनी का नेम अपडेट करना है, तो क्या करेंगे बताओ? सिंपल हम क्या करेंगे बताओ, सब लोग बताओ? emp1 डॉट किसको कॉल कर देंगे? मॉडिफाई को। वैसे ही कॉल होता है जैसे टेंशन मेथड कॉल होता है, बस इस देखो। अरे नहीं, हमें मॉडिफाई को कॉल करना था ना। देखो क्या पूछ रहा है हमसे, कंपनी का नेम हमने रखा टीसीएस। देखो अब यदि emp1 डॉट गेट शो करेंगे तो क्या आएगा बेटा बताओ? गेट शो करेंगे तो क्या आएगा? देखो emp2 डॉट गेट शो करेंगे तो क्या आएगा बताओ? समझ में आया? तो ये क्लास मेथड कैसे बनाया आपने बताओ? क्लास मेथड जब आपने बनाया तो क्लास मेथड के लिए क्या लगाना पड़ा? डेकोरेटर। व्हाट इज द डेकोरेटर यदि पूछा जाए तो डेकोरेटर इज नथिंग बट इट सेपरेट द मेथड्स, इट हैव एबिलिटी टू सेपरेट। देखो इसके बाद के जो मेथड क्या है? क्लास मेथड। इस जब तक ये क्लास मेथड नहीं लगाओगे इसके ऊपर, इसके बाद जो मेथड बनेगा क्लास मेथड नहीं बनेगा। तो क्लास मेथड जब, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ क्लास मेथड बताओ? इट स्पेशली वर्क्स फॉर क्लास वेरिएबल। ये क्लास वेरिएबल पे तो वर्क करने के लिए बनाया, बताओ ये सब। क्लास मेथड का मेन काम क्या होता है बेटा? क्लास वेरिएबल पे काम करना, क्योंकि क्लास वेरिएबल एक ऐसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है जो चेंज होगा तो सभी के लिए चेंज होगा, नहीं तो सबके लिए सेम है। ये सोचो। अब लास्ट वन क्या रह गई? स्टैटिक मेथड। लास्ट क्या रह गई? स्टैटिक। देखो स्टैटिक अभी तक देखो स्टैटिक मेथड स्पेशली यूज फॉर टू एक्स्ट्रा स्टफ। जब कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो हम क्या यूज करते हैं? स्टैटिक मेथड। अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ स्टैटिक। जैसे सपोज करो हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या यूज करेंगे? स्टैटिक। मुझे यदि अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम क्या यूज करेंगे? स्टैटिक। जैसे कि इसमें पूरी की पूरी काम क्या हो रहा है? इम्प्लॉय से रिलेटेड काम हो रहा है ना, इसमें सारे काम क्या हो रहे हैं? इम्प्लॉय से रिलेटेड। अब यदि मुझे इसमें क्या करना हो देखो, इसमें जैसे सपोज करो मैं चाहता हूँ अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो हम क्या करेंगे? इस मेथड परफॉर्म। और स्टैटिक मेथड बनाने के लिए बेटा ये डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, एट द रेट स्टैटिक। अब हम यहाँ पे देखो मेथड बना रहे हैं। इस मेथड बनाने के लिए किसी भी तरह के अलग से पैरामीटर पास करने की नहीं। देखो कुछ भी पैरामीटर पास किया मैंने नहीं, नॉर्मल। अब इसके अंदर चाहो तो दो यूजर से इनपुट ले लो, या यहीं पे इनपुट वेरिएबल ले लो, n1 n2 दो जो चाहो।
अब चाहो तो यहाँ पे आके आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा दो, समझ गए होगे मेरी बातें आप, है ना, या नहीं समझ पा रहे हो, है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो कॉपी आ गई क्या, मैंने तो ध्यान नहीं रहा। मल्टीप्लीकेशन, कोई नहीं, इसको करा के थोड़ी देर की गैप देता हूँ, आप लोग भी परेशान हो जाओगे, 1 घंटे लगातार 2 घंटे पाइथन पढ़ लोगे ना, आप तो परेशान ही हो जाओगे। अभी इसके बाद कराऊंगा वो, इससे थोड़ा और टिपिकल होगा, वैसे एक साथ लगातार पढ़ा दिया तो आपके लिए तो सर दर्द हो जाएगा, है ना। देखो, ये देखो आप यहाँ पे देखो, हमने इसको कॉल कराया और 0.1, तो ये देखो सबके लिए भी MP1 में गेट सो सभी का सेम दे रहा है, ये सुन लो। अब मुझे, मेरे पास एक और मेथड है जिसका काम क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो जब जब भी मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो हम क्या करेंगे बताओ, सीधा इस मेथड को कॉल कर देंगे, नहीं इसका किसी से खास कनेक्शन है नहीं, इसको ना तो किसी क्लास वेरिएबल से मतलब है, ना किसी क्लास मेथड से मतलब, ना इंस्टेंस वेरिएबल से मतलब है, ना क्लास वेरिएबल से मतलब, ये सुनो कहीं इसमें कोई वेरिएबल यूज हुआ है, नहीं। ये जो n1 n2 इसके लोकल वेरिएबल है, ये बाहर एक्सेसिबल नहीं है, समझो। तो यदि मुझे कैल से कॉल करना है तो हमने कॉल कर दिया, इसके अंदर दो पैरामीटर पास कर रहे, देखो देखो रिजल्ट आ रहा है, emp1 डॉट, देखो देखो, ये सुन लो। तो स्टैटिक मेथड का यूज क्यों कब करोगे बताओ, जब कुछ एक्स्ट्रा स्टफ करो, समझ में आया कि क्या आपको पूरी कोड को देख के समझ में आ रहा है, हमने क्या इसमें एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर सब कुछ है, क्लास वेरिएबल भी है, इंस्टेंस वेरिएबल भी है, इंस्टेंस मेथड भी है। अच्छा, इंस्टेंस मेथड के दोनों टाइप हैं, एक्सेसर भी है एज वेल एज म्यूटेटर्स भी है। नाउ और क्या बेटा, क्लास वेर मेथड है, स्टैटिक मेथड है। अच्छा, इस क्लास वेरिएबल को या स्टैटिक वेरिएबल भी कहा जाता है, समझ गए ना, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बार देखिए आप, समझिए आप चीजों को एक बार रिकॉग्नाइज करें, क्या आपको मेरी बातें यहाँ तक क्लियर हुई, तो मैं फर्दर आगे मूव करूँ। इनहेरिटेंस के बारे में मैंने क्या गाइड किया था आपको, हो रही है अब। अच्छा अच्छा अच्छा, दोबारा करता हूँ शेयर। ऑनलाइन में बताओ सब लोग, आप बताएं, वॉइस जा रही है ना हमारी सभी को। तो अब मुझे बताओ आप सब लोग, इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था, इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा था। हमने इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा था बताइए, है ना। तो ये दो दो तरह के होते हैं बेटा, सिंगल इनहेरिटेंस, और एक पढ़ाया था हमने क्या आपको, अभी नहीं अभी पढ़ाया था, क्या पढ़ा रहा हूँ, एक सिंगल इनहेरिटेंस होते हैं। बातें ना करो आपस में। एक होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, दो तरह के इनहेरिटेंस बेसिकली होंगे, सिंगल एक होंगे मल्टी। सिंगल इनहेरिटेंस किसे कहते हैं बेटा, जैसे लेट से देर इज क्लास भी है, एक क्लास है हमारे पास, देखो एक क्लास है, इस क्लास के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, लेट से। ये दूसरा क्लास है, जब एक क्लास सिंगल क्लास को इनहेरिट करता है तो इसको आया था सिंगल इनहेरिटेंस। क्योंकि एक क्लास ए है, ये क्लास बी है, तो बी क्लास इनहेरिट किससे हुआ, ए से, तो ये इसका क्या बन गया, पेरेंट क्लास, बी क्या बन गया इसका, चाइल्ड क्लास। ए को हम बेस क्लास भी कह सकते हैं, बी, और बी को डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं। हो गया एक का ना। अब रुक जाओ, इसको समझ लो फिर देखिए। तो ये हमने कर लिया सबका, ये सिंगल इनहेरिटेंस है, एक को हमने कंप्लीट किया है ना, समझ में आया। अब बेटा देखो ध्यान से समझना, कुछ लोग इस, जैसे सपोज करो हमने एक बनाया क्लास सी नेम का, किस नेम का, अब बी को सी इनहेरिट हो रहा है, तो मुझे बताओ सी के अंदर किस किस की प्रॉपर्टी आएगी, सी के अंदर किस किस की प्रॉपर्टी आएगी, ए की भी आएगी और एज वेल एज बी की, दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी, ये सब इसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी ना। इसी को कुछ लोग कहते हैं मल्टी लेबल, इसी को लोग क्या कहते हैं, मल्टी लेबल। बट ऐसा नहीं है बेटा, ये तो एक्चुअली सी को तो डायरेक्टली सिर्फ ए से कनेक्शन है ना, यदि मैं बताऊं तो सी को डायरेक्टली सिर्फ किससे कनेक्शन है, ए से, बाकी किसी से उसको तो कनेक्शन है, सी तो डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है। वो तो बी के अंदर जो चीजें वो एक्सेस हो रहा है, ये सुनो। तो इन्हें एक सिंगल इंटेंस ही कहा जाता है, बट कुछ लोग इसे अलग अलग नाम से देते हैं, बट एक्चुअली में क्या है, सिंगल इंटेंस ही है, ये सुनो। मल्टीपल इनहेरिटेंस किसे कहेंगे बेटा, जैसे सपोज करो क्लास ए है, ये रहा, ये क्लास बी रहा, दो क्लास है, क्लास ए क्लास बी, और देयर इज अनदर क्लास सी, ये रहा। अब सी के अंदर इन दोनों क्लास की जो प्रॉपर्टी आ रही है, इसे क्या कहते हैं, मल्टी। ये सी जो है डायरेक्टली ए को भी एक्सेस कर रहा है, डायरेक्टली बी को, तो इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल, मल्टी इनहेरिटेंस। समझ में आया नहीं आया बताइए। तो इसी को हम कहते हैं, इसी को हम इंप्लीमेंट करके दिखा रहे हैं, पहले हम सिंगल इनहेरिटेंस बताएंगे, फिर हम मल्टीपल बताएंगे। जैसे हमने क्लास बनाया, क्लास को का नाम रख दिया, अरे ध्यान से देखना आप सभी लोग,
हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे हमने क्लास का नाम रख दिया parent1। ठीक है, इसके अंदर हमने ये क्या है बताना सब लोग, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना, ये और नो। इसका नाम यूनिट से ही हमेशा इनिशियलाइज करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे रखा मैंने सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कैसा वेरिएबल हुआ बताओ। सेल्फ डॉट लोन। सेल्फ डॉट अकाउंट नंबर, समझ में आया आपको। अब इसके अंदर एक मेथड और है बेटा, किस नेम का, यूनिट का स्पेलिंग गलत लिख दिया हमने, आप लोग को नोटिस नहीं किया आपने। इसका नाम रख दिया हमने डेफ, और इसका नाम रख दिया हमने लेट से, कुछ भी नाम रख दिया, हमने रख दिया इसका नाम क्या, यूनिट के बाद हमने इसका नाम रख दिया गेट्सो। बात है नहीं, पढ़ने नहीं दे रही है तान, ये तान है उसको, आयुषी को। आयुषी सोच रही मेरे बारे में, पहली बार ऐसी बात है, मैं खुद नहीं पढ़ने देती। पढ़ती हो तुम, नहीं पढ़ती हो बेटा, बताओ सच बताना। कितनी मिनट है, इससे बेटा जॉब तो पक्का नहीं होगी। 1 घंटा पढ़ना होता है कम से कम, हर सब्जेक्ट को 1 घंटा टाइम दो, हर सब्जेक्ट पे। आप अपने अंदर एक रूटीन बनाओ सब लोग कि हम हर सब्जेक्ट को एक 1 आवर देंगे, तब हमारी बात बन सकती है। क्योंकि नहीं समझ रहे हो ना क्या क्या एक्सप्लोर, अब जो पढ़ के जाओगे उसको रिवीजन करोगे, खुद से भी तो सोचना है उसके बारे में, खुद से भी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्या लगता है जितना मैं क्वेश्चन करूँ उतना से हमारी बात थोड़ी बनेगी। और भी क्वेश्चन हैं, थोड़े सर्च करोगे, गूगल देख करोगे, गिटहब देखोगे, लिंक्डइन देखोगे, अब ये हैकर देखोगे, बहुत सारे और क्वेश्चन आएंगे, बट क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट होंगे यही होंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, सारे क्वेश्चन तो नहीं सॉल्व करा। नहीं सर मेरे पास नहीं। समझ में आया। ये हमने बनाया देखो, ये क्या बनाया बेटा, ऑब्जेक्ट किसका, df1 का। सॉरी ये अभी क्या, इनहेरिटेंस का नहीं, मतलब अब देखो एक और मैंने क्लास बनाया, देखो ये अलग क्लास अलग है। इस क्लास का नाम क्या रखा हमने, चाइल्ड। अब देखो बेटा इसको इसके अंदर इनहेरिट करना, इनहेरिट कैसे होता है, इसके अंदर इस क्लास का नाम दे दो जिसको इनहेरिट करना है। तो चाइल्ड के अंदर पेरेंट इनहेरिट हो गया। अब इस क्लास के अंदर कुछ भी नहीं है, नथिंग, ना तो इसमें इंस्टेंस वेरिएबल है ना कुछ नहीं, कुछ देखो ब्लैंक के पास एक सिंगल पैरामीटर क्या पास कर दे मैंने पास, बस वो बना है, उसके अंदर है कुछ नहीं। बट बट df1 जो है ऑब्जेक्ट है किसका, चाइल्ड क्लास का। तो डी, अब चाइल्ड के अंदर किसकी प्रॉपर्टी एक्सेसिबल है, पेरेंट वन की। तो df1 के लिए सब कुछ एक्सेसिबल है, देखो df1 की प्रॉपर्टी कितनी है, देखो यहाँ पे df1 की प्रॉपर्टी कितनी है, जितनी उसकी पेरेंट की थी, दिख रहा है ना। df1 का लोन भी तो पेरेंट, देखो सब कुछ दिख रहा है ये सब। df1 डॉट गेट शो करो तो इसको देखो सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, देखो आप समझ में आया हमको, आपको हमारी बातें, ये सब क्लियर कट आइडिया लगा। तो इस तरह से तो हमने देखा, आपने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है तब भी वो एक्सेसिबल हो रहा है, ये इनहेरिटेंस यही तो हुआ। बट लेट से चाइल्ड के अंदर खुद की भी प्रॉपर्टी है, जैसे सपोज करो चाइल्ड की खुद की भी इनहेरिटेंस है, अभी तक देखा क्या आपने कि चाइल्ड के पास कुछ भी नहीं था, तो सारी चीजों पर अपने पेरेंट पे डिपेंड था। अब लेट से चाइल्ड की खुद की भी प्रॉपर्टी है, आप देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी 1 इज इक्वल टू सेल्फ डॉट लोन। समझ में आया आपको ये चीजें। इस तरह से हमने इसका गेट शो भी बनाया बेटा, ध्यान से देखना। लोन वन, अकाउंट वन, समझ में आया आपको। अब df1 किसका ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास। अब मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं df1 डॉट प्रॉपर्टी करूं तो क्या, गेट शो करूं तो क्या होप करते हो, या मैं प्रॉपर्टी 1 करूं तो क्या होप करते हो, इसकी खुद की प्रॉपर्टी आएगी। देखो खुद की प्रॉपर्टी आ रही है, बट यदि मैं क्या हम df1 डॉट प्रॉपर्टी लिखें तो ये एक्सेसिबल होगा, ये तो इसकी पेरेंट की प्रॉपर्टी थी, क्या एक्सेसिबल होना चाहिए, सुनो, क्योंकि कभी भी इनहेरिटेंस तो होया ही नहीं।
इनहेरिट तो कर ही रखा हूँ, तो इसके अंदर तो सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए ना। बट अभी यदि मैं देखो इस कोड को रन कराऊँ, देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो चाइल्ड ऑब्जेक्ट है नो एट्रीब्यूट। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, ये दोनों क्या है, सेम मेथड है, ये भी कंस्ट्रक्टर और ये भी क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो जब अब आपने पढ़ा था प्रीवियस वेरिएबल के अंदर यदि एक वेरिएबल पहले से है डीएफ और आपने एक और वेरिएबल बना दिया डीएफ, तो क्या होता था, प्रीवियस को ओवरराइट कर दिया था, यही होता था ना। तो पहली बार भी इस चाइल्ड के अंदर इनिशियलाइज कंस्ट्रक्टर किस नेम का हुआ है बताओ? इसके अंदर पहली बार कौन सा कंस्ट्रक्टर हुआ है इनिशियलाइज? ये वाला, पेरेंट का। अब जब इसका खुद का जैसे ही बनाया आपने में ये कंस्ट्रक्टर, ये अपने पेरेंट वाले को क्या कर दिया, इसे कहा था मेथड ओवरराइडिंग। इसे हम क्या कहते हैं, मेथड ओवर। इसने क्या किया, अपने कंस्ट्रक्टर ने अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया, ओवरराइड। इवन देखो इसमें भी गेट शो है, इसमें भी गेट शो है, दोनों में गेट शो है ना। तो अब गेट शो भी एक्सेसिबल नहीं होगा। देखो यदि मैं डीएफ वन डॉट, देखो इसका डीएफ वन डॉट, देखो ये देखो यहाँ पे ये खुद की इसकी आ रही है 67, तो इसकी खुद की प्रॉपर्टी है ना, इसके पेरेंट वाला नहीं एक्सेस हो रहा है, देख रहे हो ना। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये इसे कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो देन वी कैन यूज जब भी आपको मेथड ओवरराइडिंग को अवॉइड करना हो, देन वी कैन यूज सुपर मेथड का यूज करते हैं, सुपर मेथड। तो अब देखो हम सुपर मेथड कहाँ लगाते हैं, चाइल्ड के अंदर। चाइल्ड किसको ओवरराइड कर रहा है, पेरेंट को ना। तो जिसको ओवरराइड होने से बचाना है उस मेथड के अंदर में सुपर लगा। तो हमें कंस्ट्रक्टर को बचाना है ना, तो उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आगे लगाएंगे सुपर। देखो सुपर मेथड डॉट अंडरस्कोर इनिट। तो एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, अब देखो यहां से इसने क्या किया, अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को वराइट होने से बचा लिया सुपर में। बट अभी व्हाट अबाउट गेट्सो, गेट्सो तो अभी भी वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो गेट्सो के अंदर भी ये सेम सेम चीज लगा लो आप। यहाँ पे चाइल्ड्स कर देता हूँ, चाइल्ड्स। तो अब यदि मुझे इसके पेरेंट्स की भी गेट्सो को बचाना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बताओ, सुपर डॉट वाट गेट्सो। मेरी बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ? ये डीएफ वन डॉट चाइल्ड। अब देखो डीएफ वन डॉट प्रॉपर्टी तो एक्सेसिबल है, दोनों एक्सेसिबल होने लगा ना ये सब में। अब यदि मैं डीएफ वन डॉट गेट शो करूँ तो क्या कॉल होगा, इसकी खुद की भी दिखेगा और ये अपने पेरेंट वाले को भी कॉल करेगा। यस और नो? आप इंटरव्यू में पूछा जाता है कि विच, देखो दोनों एक्सेस हो रहे हैं। इंटरव्यू में पूछ जाते हैं कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम्स व्हेन यू आर इम्प्लीमेंटिंग इनहेरिटेंस। किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हो जब आप इनहेरिटेंस लगा रहे होते हो, किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं बताओ? मेथड ओवरराइडिंग। जब भी हम इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं बताओ? मेथड ओवरराइडिंग क्या है बेटा बताओ, व्हाट इज द मेथड ओवरराइडिंग? इट्स जस्ट इनहेरिट द, जस्ट ओवरराइड द मेथड ऑफ अवर पेरेंट्स। ये अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को क्या करता है, इनहेरिट ओवरराइड करता है, यही ना ये सब। तो हाउ हाउ टू अवॉइड दिस, कैसे इसे सेव करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सुपर मेथड। क्लियर हुआ नहीं हो बताइए सब लोग? क्लियर का आइडिया लगा? अब जो पेरेंट, अब देखो ये पेरेंट वन, चाइल्ड सिर्फ पेरेंट वन को इनहेरिट कर रहा था। अब देखो इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ, ध्यान से देखना। अब मैं एक अलग क्लास बनाया, इस क्लास का नाम रख दिया पेरेंट टू। इस क्लास का नाम क्या रख दिया हमने, पेरेंट टू। दो अलग अलग क्लास बन गए। इस क्लास के अंदर भी मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। हम्म, देखो सेल्फ डॉट प्रॉपर्टी टू, सेल्फ डॉट लोन टू, सेल्फ डॉट अकाउंट, ये बनाया। ठीक है, ये बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर भी गेट शो मैंने बनाया। अच्छा अभी हमने सिर्फ इंस्टेंस मेथड बना के दिखाया, ये सेम प्रॉब्लम सभी में आएगा, क्लास मेथड में भी आएगा, और सबको अवॉइड सुपर मेथड से ही करोगे। अभी जो भी हम इनहेरिटेंस को कैसे बता रहे हैं, अब आपको इंस्टेंस मेथड का तो इनहेरिटेंस बता रहे हैं ना सिर्फ। बट क्लास मेथड बनाओगे तो भी यही सेम चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि उसमें अलग हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो अब देखो क्लास पेरेंट, जो चाइल्ड क्लास था पेरेंट वन को कर रहा था, अब किसको कर रहा है, दोनों को। अब किसको कर रहा है बेटा, पेरेंट। अब मेरा कंसर्न ये है कि अब तो इसके अंदर दोनों को एक्सेसिबल हो जाना चाहिए था।
चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट वन की भी सारी चीजें एक्सेसिबल है, पेरेंट टू की भी सारी चीजें एक्सेसिबल है, ये सब। तो अब यदि मैं डीएफ वन ऑब्जेक्ट बनाऊं किसका है, चाइल्ड क्लास का, तो क्या वो करते हो, डीएफ वन डॉट वाट क्या आएगा बताओ। यदि मैं यदि मैं प्रॉपर्टी टू करूं तो क्या एक्सेस होगा, प्रॉपर्टी टू होना चाहिए क्योंकि इनहेरिट तो कर ही रखा हूं, तो होना चाहिए सोनू। तो देखो क्या आ रहा है, अब टू जबकि मैंने सुपर तो लगा रखा है, फिर भी ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सोचिए थोड़ा। अब क्या होगा बेटा कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, लेफ्ट फर्स्ट सर्च। इसको इसके लेफ्ट में सबसे पहले क्या मिलेगा बताओ, पेरेंट। तो इस सुपर ने अपने लेफ्ट को प्रेफरेंस दिया, मतलब अपने पेरेंट वन को, मतलब लेफ्ट साइड में जो मिला उसको प्रेफरेंस दिया, तो पेरेंट वन को किया, बट पेरेंट वन ने अपने आगे वाले को कर रहे हैं। तो जब भी आप मल्टीपलेबल क्लास, सॉरी मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, तो जितने भी क्लास के कंस्ट्रक्टर हैं सभी में क्या लगाना पड़ेगा उसको। तो जैसे देखो यहां से यदि पेरेंट वन के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तब तो पेरेंट टू को एक्सेस दे देता है, क्योंकि वो ढूंढता नहीं है, वो आगे का फर्स्ट सर्च कर देता है, बट उसके अंदर है तो वहीं पे उसको क्या हुआ, ब्लॉक हो गया। समझ में आया। तो यदि इसके इनहेरिटेंस को फर्दर आगे हेड करानी है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी सुपर मेथड लगानी। अच्छा पेरेंट टू के अंदर नहीं, पेरेंट वन के अंदर, क्योंकि पेरेंट वन पेरेंट टू को करेगा, और पेरेंट टू फिर पेरेंट थ्री को करेगा। समझ में आया। तो जितने भी नंबर ऑफ वो है क्लास है जिसमें इनहेरिट हो रहे हैं, सबके अंदर क्या लगाना पड़ेगा। बट देखो पेरेंट टू में नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि पेरेंट टू के अंदर तो है नहीं आगे कोई, तो नहीं लगाओगे तो भी काम चलेगा। बट एक स्टैंडर्ड तरीका ये है कि पेरेंट टू में जितने भी इनहेरिटेंस है, जितने भी क्लास है, पेरेंट क्लास, सबके अंदर क्या लगा दो, ताकि आपको ओवरराइड होने से बेसिकली बचे। ये सुन लो, तो देखो हमने यहाँ पे सुपर, जैसे ही मैं यहाँ पे सुपर लगाऊंगा बेटा, आप देखो एक्सेसिबल हो जाएगा हमारे लिए वो भी। ये जो सुपर है वो अपने किसको एक्सेस दे रहा है बताओ, देखो। और ये अब गेट्सो भी गेट्सो को किया एक्सेस, ये सब नो, बट ये गेट्सो फिर आगे वाले को हेड करेगा ना, पेरेंट इसमें इस मेथड के अंदर भी गेट्सो लगाना पड़ेगा ना, बताओ सुपर के अंदर इसके भी सुपर लगाना पड़ेगा इसके अंदर। बताओ समझ में आया नहीं है, बताइए सब लोग। अब देखो सारा कुछ एक्सेसिबल है, डीएफ टू की प्रॉपर्टी एक्सेस हो रही है, देखो यस और नो। 78,000 डीएफ टू की लोन, देखो डीएफ वन डॉट लोन टू एक्सेस हो रहा है अब, हो रहा है नहीं हो रहा है, देखो। यदि मैं डीएफ वन डॉट गेट शो करूँ तो क्या होगा, क्या होप करते हो बताओ। इसने अपने को प्रिंट किया, प्रिंट करते सुपर मेथड ने इसके पेरेंट को एक्सेस दे दिया, और इसके पेरेंट वन ने किसको एक्सेस दे दिया, तो हमें तीनों की प्रॉपर्टी दिखने को मिलेगी। यस और नो बताओ सब। यहाँ पे पेरेंट को कर दो, देखो देखो, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आ गई, पेरेंट्स टू की प्रॉपर्टी आ गई, यस और नो। कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे सपोज करो, अब मैं चाहता हूँ कि चाइल्ड के अंदर एक मेथड बनाऊं, देखो मैंने एक चाइल्ड के अंदर मेथड बनाऊं किस नेम का, इसकी टोटल प्रॉपर्टी कितनी है, मतलब टोटल देखना चाहता हूँ ऑल। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या बना दिया हमने, सेल्फ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ सब लोग। अब मुझे इस एक, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि सारे को एक्सेस करना पड़ेगा ना, ये सोच लो। तुमने किया प्रिंट वन फॉर्मेट फंक्शन, टोटल प्रॉपर्टी इसकी कितनी होगी, कैसे क्या करोगे, टोटल प्रॉपर्टी के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ सब लोग। सेल्फ डॉट व्हाट, इसकी खुद की प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी वन हो गया खुद की प्रॉपर्टी, प्लस सेल्फ डॉट व्हाट, प्रॉपर्टी टू जो इसके पेरेंट की प्रॉपर्टी हुई, है ना, प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी टू, यही तो करना पड़ेगा ये सोनू, बस ये टोटल प्रॉपर्टी होगी। ये सोनू, यदि प्रॉपर्टी टोटल हुई है तो लोन भी तो टोटल होगा आपकी का। अरे पेरेंट के प्रॉपर्टी पे हम आपका राइट है, तो पेरेंट के लोन भी तो आप ही को चुकाने होंगे ना, ये सोनू। अच्छा एक चीज वाइस वर्सा नहीं काम करता, हमारी रियल लाइफ में भी यही होता है, हमारे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उस पर हमारा राइट है, बट आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उस पर पेरेंट का राइट नहीं। तो पेरेंट वन चाइल्ड की कोई भी मेजर को एक्सेस नहीं कर सकता, जबकि चाइल्ड अपने पेरेंट सब कुछ वाइस वर्सा नहीं काम करता है, ए वन पे फॉलो कर रहा है। समझ गए ना आप, समझ गए नहीं समझ गए। हाँ हमें ये ऐड कर रहा था ना, तो लोन इज इक्वल टू, लोन के लिए क्या करोगे बताओ, तीनों को लोन कर ले। अच्छा डायरेक्टली सेल्फ डॉट लोन प्लस सेल्फ डॉट वाट लोन वन प्लस
सेल्फ डॉट लोन टू, यस और नो। देखो सब कुछ आ गया। अब यदि मैं df1 डॉट टोटल करूँ तो क्या कॉल होगा देखो। है, अच्छा स्पेलिंग गलत दे देगा लोन टू को। देखो आ गया ना टोटल लोन, देखो टोटल ऐड करके इतना ही होगा लोन टू को इतना ही होगा, यस और नो। अकाउंट नंबर थोड़ी ऐड की जाती है। आया समझ में हमें। तो ये होगा बेटा इनहेरिटेंस। यही यही मेन प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा जब इनहेरिटेंस करोगे। क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, ये तो हो रहा है। मुझे आ नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन है मेरा छोटा ध्यान से, जैसे आपने ऑब्जेक्ट प्रतीक करके हमारा चाइल्ड क्लास है, चाइल्ड क्लास के अंदर दो पैरेंट प्रॉपर्टी ओवर मतलब हमने इनहेरिट कर लिखा है। तो यदि उस चाइल्ड का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, तीन ना। एक तो चाइल्ड का खुद का कंस्ट्रक्टर, पेरेंट वन का कंस्ट्रक्टर और पेरेंट टू का। यदि पेरेंट वन और पेरेंट टू में एट्रीब्यूट है तो तीनों में एट्रीब्यूट जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं पास करना पड़ेगा। समझ गया ना। जैसे देखो यहाँ पे अभी कोई भी एट्रीब्यूट यदि लिए होते, यहाँ पे लिए होते तो जब इसका ऑब्जेक्ट बनाते ना तो उसमें इन दोनों का पास करना पड़ता। तो कैसे पास करोगे, बाय द हेल्प ऑफ ये इसके पेरेंट वन को पास कर देगा, पेरेंट वन में जो पास करोगे पेरेंट टू को पास करोगे। समझ में आया नहीं आया बताइए। तो ऐसे काम होता है। ये रहा हमारा इनहेरिटेंस। अब कर दो, समझ में आया होगा आपको। आया नहीं आया बताओ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट वन इज द, परेशान मत हो, इनहेरिटेंस पे आगे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, क्लियर हो जाएगा प्रॉपर। नेक्स्ट वन है पॉलीमॉर्फिज्म। बहुत आसान टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म। अभी आप क्या देख रहे हो कि इनहेरिटेंस में हम यदि किसी पर्टिकुलर चाइल्ड को बनाए और उसके अंदर किसी पेरेंट को एक्सेस करें तो उसके अंदर की जो भी चीजें सब एक्सेसिबल है। जैसे मैं यहाँ पे मैं चाहता कि सिर्फ प्रॉपर्टी आए और अकाउंट नंबर, लोन नहीं एक्सेस करना चाहता, तो ये हो सकता है नहीं। क्योंकि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, यदि आएगा तो सब कुछ आएगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा, ये सब। बट इस मुझे ऐसा नहीं करवाना हो तो मैं चाहता हूँ कि सेलेक्टेड चीजें सिर्फ एक्सेस करो। तो क्या कैसे करोगे, जब पॉलीमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट दैट वी शुड क्या यूज करेंगे, तो इनहेरिटेंस। अब इसके ही एडवांस वर्जन, इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं नजर पड़ने वाली हूँ। समझ में आया। पढ़ूं आगे या ज्यादा हो रहा है। कराऊं ना बेटा, यही लास्ट टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म, इसके बाद खत्म होता है पाइथन। यहाँ पे आपको करा दूं, सब लोग बताओ। सब लोग ऑनलाइन वाले वो तो नहीं हो रहे बिल्कुल। अब तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये चार तरह के होते हैं बेटा पॉलीमॉर्फिज्म, देखो। फर्स्ट वन इज कॉल्ड डक टाइपिंग। कल इस पे क्वेश्चन कर लेना, कोई बात नहीं है। डक टाइपिंग। नेक्स्ट वन इज द मेथड ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम्म। ये हमारी बैच है यार, कल से एक नई बैच आ रही है, न्यू बैच इसी चीज का, पाइथन का ही, सेम टाइम पे। मैं कल 10:30 तक आ जाऊंगा, आप लोग आ जाना 10:30 टू 11 में, डाउट सेशन। और यदि लगेगा कि ट्यूसडे के बाद भी वेडनेसडे को भी रखेंगे तो वेडनेसडे को भी 10 टू 11 रखेंगे, फिर प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है। और अगले मंडे को जब हम होगी हमारी क्लास तो उसमें हम प्रॉपर एक प्रोजेक्ट कर लेंगे कंप्लीट। मतलब मंडे को जो कमिंग मंडे होगी ना उसमें हम 2 घंटे का क्लास रखेंगे, उसमें प्रोजेक्ट आपको करा देंगे और उसके बाद बैच कंप्लीट करेंगे। सिक्वल उधर हो ही जाएगा, सिक्वल की बैच है हमारी, इधर से सिक्वल कंप्लीट होता रहेगा और इधर से ये समझ में आया। अब देखो ये खुद लास्ट में मेथड ओवरराइडिंग, ये बताने की जरूरत है, बताओ सब लोग। ये तो अभी इसी तो पढ़ रहे थे अभी, यस और नो। ये तो पढ़ रहे थे मेथड ओवरराइडिंग। अभी तीन पढ़ना है। डक टाइपिंग क्या होता है समझना। डक टाइपिंग इज अ फिलोसफी। जैसे सपोज करो दो वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है जो पता है डक है, दूसरा वर्ड हमें पता है तो पता नहीं क्या है। सुनना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक जस्ट फिलोसफी मतलब धारणा है, एक जस्ट फिलोसफी है। जैसे एक वर्ड है B1, एक वर्ड है हमारे पास B2, दो वर्ड है, ठीक है। अब B1 जो है क्लियर है कि ये क्या है, डक है, हमें पता है ये क्या है, डक है। और ये वर्ड्स के बारे में वी डू नॉट हैव आइडिया क्या है, नहीं पता। बट इफ दिस वर्ड क्विकिंग लाइक अ डॉग, वॉकिंग लाइक अ डॉग एंड स्विमिंग लाइक अ डॉग, मतलब कुछ जो प्रॉपर्टी इसके अंदर है वो सारी डक से मैच करता है, जिसको हम क्या कहेंगे, डक। समझ में आया। एक वर्ड है इसके अंदर यदि किसी अनदर पर्टिकुलर किसी वर्ड की सारी प्रॉपर्टी मैच कर जाए तो उसको वही वर्ड। मतलब यदि एक क्लास है, सुनना ध्यान से, उस दो क्लास है, एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास की मेथड मैच कर रही है तो उस क्लास के थ्रू सारे चीज, मतलब एक अनदर क्लास बताता हूँ तो समझ में आएगा ज्यादा बेटर तरीके से।
क्या बोल रहा हूँ ऐसे आइडिया नहीं लेगा। देखो डक टाइपिंग को पहले इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। एक मैंने क्लास बना जिसका नाम रखिए आईडी, ठीक है। देखो इसके अंदर कोई भी इनहेरिटेंस नहीं बेटा, इसके अंदर दो मेथड बनाए हमने। पहला मैंने रखा कंपाइल का, इसमें फर्स्ट पैरामीटर पास किया सेल्फ, इसमें लिखा हमने प्रिंट करके कंपाइलेशन सक्सेसफुली, कंपाइलेशन स्टार्टेड, कंपाइलेशन स्टार्टेड, कंपाइलेशन प्रोसीड सक्सेसफुली, है ना। नेक्स्ट वन इधर एक मेथड फिर से बनाया हमने, इसका नाम रखा डेफ, और यहाँ पे रख दिया हमने एग्जीक्यूट। स्टार्टेड सक्सेसफुली। इसके अंदर कितने मेथड है बताओ। बताओ इस मेथड के अंदर, इस क्लास को कितने मेथड है टोटल, तीन मेथड है, दिख रहा है आपको? अब देखो बेटा हम कितना मेथड बनाया, ध्यान से देखना। क्लास बनाया, क्लास का नाम कुछ भी, क्लास का नाम रख लिया लेट से हमने बी, बी 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 सी बी सी बी कोड, ठीक है। इसमें इनहेरिट नहीं कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे हमने रख दिया स्टोर। इसके अंदर एक पैरामीटर तुम्हारा सेल्फ होगा, दूसरा पैरामीटर हमने क्या पास कर दिया other। अब ध्यान से देखना, इस क्लास के अंदर देखिए उस क्लास का कुछ भी चाहिए, ध्यान से सुनना। ये जो क्लास है बेटा, इस क्लास के अंदर इस क्लास का जो जो चीजें चाहिए सिर्फ वही एक्सेस करूंगा, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ अदर। अदर डॉट, सॉरी, अदर डॉट कंपाइल, है ना बेटा। देखो यहाँ पे दूसरा हमने क्या एक्सेस कर लिया, अदर डॉट लेट से आपने रख लिया रन। बस दो ही चीजें एक्सेस कर रहा हूँ मैं, देख रहे हो ना ये चीजें, हाउ मेनी नंबर ऑफ थिंग्स वी कैन एक्सेस हियर, बस दो। क्या क्या बताओ, एक तो हमने कंपाइल कर लिया, दूसरा बस। देखो हमने डेट, अब देखो इसको एक्सेस कैसे करोगे, आईडी वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आईडी क्लास, ठीक है, और बी एस वन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ बी एस बी कोड क्लास, ठीक है। तो यदि मैं बी एस वन डॉट रन करूं तो मैं आउटपुट बी एस वन डॉट रन करूं, सो ना। तो मैं अभी अभी हमें इसमें क्या क्या पास करना पड़ेगा बताओ। पहला तो सेल्फ पास हो चुका है बी एस वन, दूसरा क्या पास करना पड़ेगा बेटा बताओ, अदर। और अदर वो है जिसके अंदर ये दो, वो अदर वो क्लास है जिसके अंदर ये दो मेथड होंगे, और किसी को भी नहीं कॉल करोगे। अदर एक ऑब्जेक्ट है, देखो किसके, अदर डॉट में कंपाइल, क्योंकि मेथड ऑब्जेक्ट के साथ ही तो लिखे होते हैं। तो अदर में हम क्या पास कर सकते हैं, आईडी वन पास कर सकते हैं, नहीं सुनो। और देखो बेटा आईडी वन किसके अंदर एक्सेस हो रहा है बताओ सब लोग, बीएस कोड क्लास के अंदर होने लगा ना। तो देखो एक चीज देखो, अब मुझे जो जो चाहिए था सिर्फ वही एक्सेस कर रहे हैं, बाकी हमने एक्सेस किया नहीं किया, छोड़ दिया सब। क्या हमने ये क्या इनहेरिटेंस का एडवांस नहीं है बताओ। हमें जो जो चाहिए था सिर्फ हमने वही एक्सेस किया, देखो कोड, देखो ना। मतलब ये क्लास और ये क्लास दोनों सेम है, क्योंकि ये क्लास डक है जिसके अंदर तीन प्रॉपर्टी है, बट ये जो वर्ड है इसके अंदर दो प्रॉपर्टी मैच कर रही है, बस इनफ है। इसके अंदर और कितनी प्रॉपर्टी मैच नहीं करता है, बट ये जो प्रॉपर्टी इसके जो एक्सेस करने जरूर वो है, तो मतलब कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अब जैसे मैं सपोज करूँ इसके अंदर एक प्रॉपर्टी मैंने एक्सेस कर दिया, देखो मैं जैसे देखो डिबग नाम का, क्या डिबग नाम का ऊपर मेथड है कोई, यदि मैं अब कराऊं तो इसमें एरर आना चाहिए, देखो आने लगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी में मैच नहीं कर रहा है ढंग से। ये सुनो, यदि ये प्रॉपर्टी की मैच कराना तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ये सुनो डेव डिबग नाम का हमने बना लिया, देखो। देखो
समझ में आया आपको? आपको इनहेरिटेंस का एडवांस लग रहा नहीं लग रहा? बताओ, जो जो चीज ना सिर्फ वही दो क्लास बना लो। एक क्लास इंटरव्यू में पूछा जाता है आपसे कि हाउ टू रिजॉल्व द इशू ऑफ इनहेरिटेंस, वी कैन से बाय द हेल्प ऑफ। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बताओ सब लोग, ये और नो? इसको बड़े लेवल पे हम बना के देखेंगे, अभी आपको छोटे लेवल पे एग्जांपल से करा रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया फिर आगे बढ़ो। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्या बेटा बताओ, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मेथड। देखो मैं बताऊं, मेथड ओवरलोडिंग नाम की चीज पाइथन में होती नहीं है। ये बस बनाया गया है कि ऐसा हो। नहीं, हाँ पहले ये पढ़ाता हूँ फिर उसमें चलो। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? जैसे सपोज करो हमने एक मेथड बनाया जिसके अंदर दो पैरामीटर है, ठीक है? हाँ, अभी हमें कितनी पैरामीटर कॉल करनी पड़ेगी? दो वैल्यू डालोगे। तीन का बनाया तो तीन डालना पड़ेगा, चार बनाओगे तो चार वैल्यू डालेंगे। अब मैं मेथड ओवरराइडिंग क्या करते हैं, एक ही नेम के पांच मेथड बना, सेम नेम के। जैसे हमने कैल्क कैल्क कैलकुलेट की कितने मेथड बना दिए? पांच, एक ही क्लास के अंदर। और पांचों के अंदर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट अलग अलग है, किसी के अंदर दो है, किसी के अंदर तीन है, किसी के अंदर चार है, किसी के अंदर पांच। यदि दो दो आर्गुमेंट पास करोगे ऑटोमेटिकली कौन सा कॉल हो जाएगा? जो दो पैरामीटर्स है। तीन पास करोगे तो किस कौन सा कॉल हो जाना चाहिए? तीन वाला। चार पास करोगे तो कौन सा वाला कॉल होना चाहिए? चार। बट सबका मेथड का नेम क्या होना चाहिए इससे? ये कॉन्सेप्ट कहता है ये मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। बट पाइथन में सेम नेम के दो वेरिएबल बना दो या सेम के दो मेथड बना दो, क्या होता है? एक दूसरे को ओवरराइड चीज होता है, हो सकता है पाइथन में नहीं हो सकता। इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ लॉजिक यूज करते हैं बस। मतलब समझो जैसे हमें एक ऐसा क्लास बनाना है, एक ऐसा मेथड बनाना है बेटा, जिसके अंदर दो पैरामीटर पास करो तब भी काम करे, तीन पास करो तब भी करे, चार पास करो तब। तो यदि इस तरह की प्रॉपर्टी किसी भी मेथड के अंदर आपने लोड कर दिया तो हम क्या कहेंगे? समझ में आया कि नहीं? बताओ। देखो पाइथन इसको कैसे करके देखते हैं। जैसे हमने सपोज करो मैंने बनाया कैल्क नेम का, ठीक है, क्लास। इसके अंदर हमने एक मेथड बनाया डेफ अर्थ नाम का, ARTH अर्थ है ना। देखो इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या पास किया हमने? n1, इसकी वैल्यू क्या रखा है हमने? नन। n2 की वैल्यू मैंने क्या पास कर दिया? नन। लॉजिक है, यहीं से समझना है सबको। हमने नन का यूज बताया था, आप लोग में से कोई पूछा था हमें कि नन का काम क्या होगा। देखो नन का काम क्या है, अब देखो। इफ, देखो कंडीशन लिख रहा हूँ, इफ n1 इज नॉट इक्वल टू नन, कि कब कंडीशन ट्रू होगी मुझे बताओ सब लोग? जब n1 के अंदर कोई वैल्यू होगा। n2 नॉट इक्वल टू नन, ये कंडीशन कब ट्रू होगा बेटा? जब n2 के अंदर भी वैल्यू होगी। n3 नॉट इक्वल टू नन, ये कंडीशन कब ट्रू होगा बताओ? जब n3 के अंदर वैल्यू होगा। एंड n4 नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन कब ट्रू होगा? जब इसकी वैल्यू नहीं होगी, है ना। जब ये सबकी, जब यूजर ने सभी की वैल्यू दे रखा है तो क्या करोगे? सभी की जो वैल्यू उसको ऐड कर दो, यही तो रिजल्ट होना चाहिए ना, ये सब। बट अगली बार यूजर ने यदि तीन पैरामीटर पास किया तो क्या करेंगे बताओ? यदि ये तीन पैरामीटर पास कर तीन आर्गुमेंट देगा तो ये कंडीशन यहाँ तक ट्रू रहेगी, फॉल्स हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? देखना ध्यान से, क्या हम ऐसे कर सकते हैं? यदि सॉरी तीन पैरामीटर पास किया, आर्गुमेंट पास किया, तो ये वाला हटा देंगे तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यस और नो? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे ये कहाँ भेज देगा यूथ के पास, और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी जब तीन वाला पास करेगा, यस और नो? और तीन होने पे कितने नंबर का ऐड करोगे? तीन नंबर का। अब इसके बाद यहाँ देखना, अब यदि यूजर ने दो पास किया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ? हाँ एन फोर यहाँ से कट जाएगा। और यहाँ से क्या होगा? यदि यूजर ने दो पास किया तो कितना कितने नंबर को ऐड करो? ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर दो रिटर्न n1 प्लस n2, यस और नो। और यदि यूजर ने एक ही पास किया तब तो इनवैलिड है ना, दो नंबर, एक नंबर का थोड़ी एडिशन होता है। तुम क्या मैसेज कर सकते हैं? इनवैलिड। क्या पॉइंट समझ में आया आपको या नहीं है बताओ? अब देखो C1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कैल्क क्लास। अब यदि मैं C1 डॉट अर्थ करूं तो भी बताओ इसमें कितनी पैरामीटर, यदि हमने देखो अभी हमने कितने पैरामीटर पास किए बताओ सब लोग? कि कौन सा कंडीशन ट्रू होगा? फर्स्ट वाला ही तो ट्रू हो गया ना। तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा तो पहले का रिजल्ट आ गया, देखो ये सब। मैं C1 डॉट अर्थ लिखा तो यहाँ पे पास किया दो वैल्यू। अब कौन सा कॉल होगा? पहला कंडीशन ट्रू होगा नहीं, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना। तो ऐसा हो सकता था यदि आप ये नहीं करोगे तो ये इसी को कहा था मेथड ओवरलोडिंग। हमने मेथड को ओवरलोड इस तरह से कर लिया, उसके अंदर एक ये प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ऐड कर ली तो वो इसके साथ भी काम कर रहा है। समझ में आया नहीं आया बताइए सब लोग? क्लियर हुआ?
हाँ डिफॉल्ट वो कीवर्ड अलग है, ये नहीं वेरिएबल है, वो अलग तरह की चीज है, ये अलग है, एक ही नेम की होना चाहिए ना। समझ में आया आपको या नहीं आया? इस उसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट फिक्स नहीं होता था, इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट फिक्स है, कितना है भाई, चार। चार से ज्यादा नहीं पास कर सकते, ये सुन। चार पास कर सकते हो, तीन दो एक इतना ही पास करो, ये सुन। क्लियर हुआ सबको? तो बताइए, तो ये होता है बेटा मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट टॉप, नेक्स्ट क्या था? देखो एक वेरिएबल है n1, ये क्या है, इंटीजर क्लास, ये क्या है बताओ, फ्लोट, दोनों इंटीजर क्लास है। n1 n2 वेरिएबल है किस क्लास का, इंटीजर। बताया था ना कि पाइथन में डेटा टाइप नहीं होता, क्लास होता है सब। तो जैसे ही n1 के अंदर एक इंटीजर वैल्यू डाल है, मतलब क्या हो गया, n1 कैसी क्लास बन गई, इंटीजर क्लास। इन दोनों को मैंने ऐड किया, इन दोनों का एडिशन आ रहा है। बट लेट से अभी यदि हमने इनको स्ट्रिंग रख दिया तो ये अब ऐड करेगा बताओ नहीं? मतलब प्लस ऑपरेटर जो है ना वो क्या कर रहा है, प्लस ऑपरेटर इस दो अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं ऐड कर पा रहा। देखो बेटा मैं बताता हूँ, जैसे सपोज करो इसके पहले वाली जो सिनेरियो थी ना ऐसे होती। देखो जैसे आपने तो ऐसे पास किया, बट पाइथन के अंदर हर एक ऑपरेटर का एक स्पेशल मेथड होता है, ऐड करने के लिए ये मेथड कॉल होता है। देखो एंड टू, देखो एंड, जब आप ऐसे करते हो ये लिखते हो ऐसे हो, बट इंटरनली वो ऐसे कॉल होता है। और हर एक ऑपरेटर के लिए एक मेथड है, सब्ट्रैक्शन के लिए अपने देखो इन वन डॉट, देखो सब ये मेथड अलग सभी का है, जब आप लिखते हो इन वन माइनस n2 तो होता है वो n1 में, बट इंटरनली वो ऐसे चलता है। समझ में आया? तो अभी ऐड मेथड जो उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड कर पा रहे हैं, अलग अलग क्लास को नहीं ऐड कर पा रहे हैं। तो यदि इस क्लास के इस पर्टिकुलर मेथड की, सॉरी इस ऑपरेटर के अंदर यदि मैं ये प्रॉपर्टी ऐड कर दूं कि दो अलग अलग क्लास के भी को ऐड करने लग गया, दो अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट, इसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर होगा। समझ में आया? तो जैसे अभी तो ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, एक ही क्लास दोनों सेम क्लास के ऑब्जेक्ट को ऐड कर पा रहा है ना, अलग अलग क्लास को नहीं कर पा रहा था। देखिए ना आप, दोनों करने तो नहीं कर पा रहा था। यदि इस मेथड को हमने ये चीजें ऐड कर दी इस ऑपरेटर के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। समझ में आया? करके दिखाता हूँ। एक क्लास बना दिया हमने बुक एक्स नाम का, इसके अंदर हमने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। बस ये लास्ट टॉपिक है, परेशान मत हो, खत्म हो गई बस। बस अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो गई खत्म, है ना? अब आप लोग का फेस बता रहा है कि अब ओवर जो हो रहा है। 25,000 ठीक है बेटा। दूसरा क्लास बनाया हमारा, इसका नाम रख लिया हमने बुक वाई। दो क्लास बना लिए है ना, इसके अंदर भी हमने एक मेथड बना ली किस नेम का, ठीक है। ये दो अलग अलग क्लास है देखो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेथड था ना इसको ओवरलोड करूंगा। देखो यही था मेथड ना ऐड करने वाला, यदि ऐड ऑपरेटर ऑफ प्लस को ओवरलोड करूंगा तो ऐड मेथड को यूज करना पड़ेगा, माइनस को करूंगा तो यूज करेगा सबको। मैं दिखाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन जिसमें सारे मेथड जितने भी ऑपरेटर यूज करते हो आप। देखो मैंने इस तरह से ऐड किया, से देखो इसको रिटर्न क्या करेगा, आउटपुट में रिटर्न सेल्फ डॉट पेज, ये अपना पेज लाया। सेल्फ डॉट पेज से क्या होगा बताओ, इसका अपना खुद का पेज होगा। और जब मैं अदर डॉट पेज करूंगा तो किसका होगा, जो भी अलग ऑब्जेक्ट रहेगा उसका। ये सुनो, अब देखो, अब मैंने यहाँ पे कॉल किया n1 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट ऑफ बुक एक्स क्लास, n1 इज ऑब्जेक्ट ऑफ बुक एक्स, n2 इज ऑब्जेक्ट ऑफ बुक। मैंने बेटा ये दो चीजें बन गई। यदि मैं n1 प्लस n2 करूँ तो क्या होगा बताओ सब लोग, n1 और n2 का एडिशन होगा। क्या लिखना है, पेज पेज क्या लिखना है, अच्छा हाँ, n1 प्लस n2। तो n1 प्लस n2 कर रहे हो तो अब इंटरनली क्या हो रहा है, ये देखो n1 एडमिटेड सेल्फ डॉट पेज अदर डॉट पेज, तो सेल्फ ही तो होना चाहिए, इन्होंने ऑब्जेक्ट बनाया है। अच्छा दोनों का नेम बुक एक्स वाई सही लिखा हूँ तो, ये इंट लिख रखा हूँ ना, यही गलत कर रहा हूँ। ये कंस्ट्रक्टर है ना, ये कंस्ट्रक्टर का नाम इनिट होता है ना। देखो n1 प्लस, देखो अब यदि मैं n1 प्लस n2 कर रहा हूँ तो ये रिजल्ट अब आने लगा, क्यों? क्योंकि दो अलग अलग क्लास के ऑब्जेक्ट को ये
हाँ, बुक एक ऑप्शन नो एट्रीब्यूट पेज। ओहो, यहाँ पे गलत है बेटा ये। सेल्फ, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कैसे बनाते हैं सेल्फ का यूज करके ना, यहाँ पे सेल्फ छोड़ रखी हो ना। कैसे करेगा, देखो काम कर रहा है ना, इंटरनली ऐसे काम कर रहा है, देखो n1 डॉट एड अंडरस्कोर एन टू, किसको कॉल हो जाएगा, देखो n1 एड, n1 में हमारा ये मेथड कॉल हो रहा है इसी के अंदर ना, और पेज में फर्स्ट वेरिएबल हुआ, और n2 किसकी जगह पे, अदर की जगह पे क्या है n2, तो n2 डॉट पेज में कौन सी वैल्यू आ रही है, जिससे जो ऐड हो जा रहा है, क्या n2 प्लस n1 होगा, बताओ सोच के। अब n2 डॉट ऐड, तो n2 किसका ऑब्जेक्ट है, बुक वाई के अंदर कुछ ये ऑपरेटर, ये मेथड को हमने ओवरलोड किया, बताओ इस ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया है ना, तो भी एरर आएगा देखो। यदि दोनों तरीके से वर्क करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर भी ये मेथड को क्या करोगे, तो अब क्या होगा कि जैसे n2 डॉट, देखो n2 यहाँ तो n1 का काम था, अब n2 प्लस n1 किया तो इंटरनली क्या हुआ होगा, इंटरनली ऐसे चल रहा होगा ना, n2 डॉट ऐड, यहाँ पे क्या पास करना होगा n1, यही क्या होगा ना इंटरनली, बताओ। n2 के अंदर भी अब ऐड मेथड, n2 किसका ऑब्जेक्ट है, y का, y के अंदर देखो ये मेथड है ऐड, ये अब देखो ये रिजल्ट कर रहा है काम, देखो कर रहा है ना, नहीं कर रहा, बताइए। आज समझ में नहीं आया, बताइए। इस तरह से इसकी वर्किंग होती है, हम होप करते हैं समझ में आया होगा। इस तरह से देखो मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारे ऑपरेटर हैं, स्पेशल, जितने भी ऑपरेटर यूज करते हो ना आप सबके का स्पेशल मेथड है, हर एक ऑपरेटर की मेथड है, ऐसा नहीं सभी ऑपरेटर की मेथड है, देखना, देखो ऐड का ये है, सब्ट्रैक्ट का ये है, मल्टीप्लाई का, डिवीजन, देख रहे हो ये सभी का, सभी का ऑपरेटर है, और इनका कैसे ऑपरेटर है बताओ, कैसे मेथड है, ये स्पेशल मेथड है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं स्पेशल मेथड, बताओ सब लोग, इसको स्पेशल मेथड में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में अंडरस्कोर है, ये जिस भी मेथड के अंदर क्या गया, मैं स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर है, उसे क्या कहते हैं स्पेशल में, समझ में आया आपको, तो ये हमारे यही थे कॉन्सेप्ट। अब आप क्या करना, मैंने भी ऐड को करके दिखाया, आप सब्ट्रैक्ट को कर लेना होगा, पावर को करके देखना होगा, लोग सभी ऑपरेटर को करके देखना है ना, यही था हमारा ओप्स कॉन्सेप्ट, समझ में आया आपको। इनकैप्सुलेशन क्या होता है बेटा, सब एक हमने बनाया वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल सारे के अंदर एक्सेसिबल है, यही तो इनकैप्सुलेशन है, सब चीजें एक जगह पे पैक्ड हो गई, यही तो इनकैप्सुलेशन है, एक क्लास के अंदर इतनी सारी चीजें हो गई, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन अलग से नहीं होता है, सारी चीजें पैक्ड हो, तो क्या हुआ इनकैप्सुलेशन, समझ में आया आपको। तो आज मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर हाँ? अरे अब्स्ट्रैक्शन छूट गया, हाँ देखो अब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे एक लोन, देखो प्रॉपर्टी सबको बताना चाहता है, लोन छुपाना चाहता है, जो वेरिएबल को आप हाइड करना चाहते हो उसे क्या कहना जाता है, अब्स्ट्रैक्शन। तो कैसे करते हो अब्स्ट्रैक्शन, जिस भी वेरिएबल को आप हाइड करना चाहते हो उसके आगे डबल अंडरस्कोर, ये बन गया प्राइवेट वेरिएबल। ये जो प्राइवेट वेरिएबल है ना, अब एक्सेसिबल डायरेक्टली नहीं होगा, देखो df1 डॉट, df1 ऑब्जेक्ट है चाइल्ड का, यदि मैं df1 डॉट लोन एक्सेस करूँ तो देखो अब नहीं करने देगा, देखो देखो लोन ही है ना ये, इसको अब्स्ट्रैक्ट किया हो ना मैंने, तो देखो एक एक्सेस नहीं करने दे रहा, देखो करने दे रहा, देखो नहीं करने दे रहा है, क्योंकि क्या हो गया अब्स्ट्रैक्ट। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे कॉल करते थे, मैंने बताया अब्स्ट्रैक्शन वही ठीक कर सकता है जिसको करने आता है, जैसे एटीएम मशीन खराब हो गया तो कौन ठीक कर सकता है, जिसको करने आता है, एटीएम मशीन के बारे में आइडिया, तो इसकी एक्सेस करने का स्पेशल तरीका है, देखो कैसे, ऑब्जेक्ट नेम, देन क्लास का नेम, क्लास का नेम क्या था, करंट वन था ना, देन वेरिएबल का नेम, ऐसे ऐसे एक्सेस करते हैं स्पेशल वेरिएबल, सिंगल अंडरस्कोर क्लास का नेम, डबल अंडरस्कोर वेरिएबल का नेम, अब एक्सेस हो जाएगा, देखो हो गया ना। अब यदि इस पर्टिकुलर स्पेस, ये जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है उसको यहाँ इसके अंदर कैसे एक्सेस करो बताओ, इसके अंदर भी वही सेम कॉन्सेप्ट, सेल्फ सिंगल अंडरस्कोर क्लास का नेम, देखो ऐसे, समझ में आया आपको, जहां जहां भी एक्सेस होगा वैसे ही होगा हर एक, इसको कहते हैं अब्स्ट्रैक्शन। समझ में आया नहीं आया बताओ आप सब लोग, देखो जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे एक्सेस किया हो ना लोन को, नहीं यहाँ पे नहीं, जहां भी करोगे तो मैंने समझ गया होगा ना मेरे कहने का सेंस क्या बनता है, देखो तो इस तरह से क्लियर हुआ।
इसे कहा जाता है abstraction, abstract कर दिया मैंने, हाइड कर दिया लोन अमाउंट को, बट एक्सेस करने का तरीका है, एक्सेस कर सकते हैं। डन। यहीं तक रखता हूँ मैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया तो दिक्कत होगी। अब कोई क्वेश्चन है तो बताओ आप लोग। ये यहाँ पे उप्स खत्म हुआ हमारा सक्सेसफुली। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अवर